नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज सदन की कार्यवाही का 10वां दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सत्र का आगाज हुआ, इस बजट सत्र का, जिसमें विपक्ष की अगर भूमिका की बात करें तो विपक्ष ने लगातार जो तमाम सारे जो सवाल उठाए थे, और इस बीच सदन के अभिभाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक सवाल का जवाब दिया। चाहे वो बेरोजगारी की बात करें, बात युवाओं के रोजगार से जुड़ी हो, बात महिला सशक्तिकरण की हो, बात स्वास्थ्य को लेकर के हो, या फिर बात हो माफिया राज के खात्मे की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि मिटा के रख दूंगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। और उसकी बानगी प्रयागराज में साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिस तरीके से अतीक के गुर्गों पर एक के बाद एक लगातार जारी है। जब कानपुर देहात में जब ये बुलडोजर चला था, उस वक्त कितना सवाल उठे थे, लेकिन अब सीधे सीधे जो बुलडोजर का जो रूट हो गया है वो कानपुर देहात टू प्रयागराज, और प्रयागराज में जिस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और एक संदेशा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों को लेकर के साफ तौर पर कहा कि जिन पिछली जो सरकार थी, तब जब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, लेकिन अब हालात बदले हैं और अब तस्वीर बदली है। अब क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो आज की चर्चा इसी मुद्दे पर कि पिछली सरकारों से और इस सरकार में कितने हालात बदले, कितनी परिस्थितियां बदली, और सबसे बड़ी बात कि माफिया राज का जो आतंक था वो कितना कम हुआ है, या यूं कहें कि कितना खत्म हुआ है। आज एक स्वस्थ बहस इसी पर करेंगे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी आज है। रजा रिजवी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह जी हमारे साथ हैं। समीर जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं आज अभी कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले, जब हम एक आम शख्स के जहन में जो सवाल उठता है, जब हम माफिया राज को लेकर के बात करते हैं, इसीलिए मैं पहला सवाल कोई राजनीतिक दल से नहीं कर रहा हूं। वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी हैं। रिजवी साहब, आपने भी तमाम सारे जो आप बड़ा एक अनुभव रहा है आपका पत्रकारिता का, आपने तमाम सारी खबरें कवर करी हैं, चाहे वो आतंकियों को लेकर के हों, चाहे वो माफिया राज को लेकर के हों। आप वर्तमान समय में, आप पिछली तस्वीरों से अब आज के परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो कितनी तस्वीर बदली नजर आ रही है? बयानबाजी सारी हो रही, वो एक अलग बात है, लेकिन असल तस्वीर क्या है? देखिए आलोक जी, ऐसा है कि प्रयागराज तो अभी नाम हुआ है। इलाहाबाद जो है वो एक जनपद जो है वो माना जाता था देश के अंदर शिक्षा के लिए, जहाँ लोग पढ़ते थे और पढ़ के कोई आईएएस, कोई पीसीएस, वहाँ सब यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे तैयारी करते थे। लेकिन 70 के दशक में वहाँ ज़रा से एक माहौल जो है दूसरे तरीका का आया कि वहाँ जो है पैसे की होड़ पैदा करने के लिए, उस कि भाई हम जल्दी से जल्दी अमीर हो जाएं, उस अमीर बनने की होड़ में एक जो है वो इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज जो है वो एक जो है बदमाशों का, आतंकवादियों का, जराइम का गढ़ हो गया। एक 17 साल का लड़का अतीक, जिसके पिता जो है तांगा चलाते थे, फिरोज साहब, चकिया मोहल्ले के रहने वाले, आप समझिए, वो जराइम की दुनिया में एंट्री करता है। और जराइम की दुनिया में आता है। 22 साल की उम्र होते होते एक चांद बाबा जो वहाँ थे, वो बहुत नामी समझिए थे, और चांद बाबा को अरेस्ट करने के लिए, इनको अरेस्ट करने के लिए आप समझिए कि वहाँ जो है पुलिस चौक से रानी मंडी तक नहीं आती थी, डरती थी और घबराती थी। एक बार ये हुआ कि अतीक और चांद बाबा दोनों जो है निर्दलीय जो है चुनाव लड़े, दोनों लोग, लेकिन चांद बाबा जो है हार गए। चांद बाबा बड़े बदमाश थे, वहाँ के बड़े जो है वो माने जाते थे, उनके पास ज़्यादा आदमी थे, ज़्यादा क्राइम करने वाले लोग थे, तो अतीक ने उनको हरा दिया। और उसके बाद चांद बाबा का जो है वो मर्डर भी हो गया, उनकी हत्या भी हो गई 1989 में। जी। और उसके बाद 2002 में वहाँ नस्सन की हत्या हो गई। आप समझिए मुरली मनोहर जोशी के बिल्कुल ख़ास जो थे, आप समझिए उनका नाम था अशरफ, उनकी भी हत्या हो गई वहाँ पर। तो मकसद कहने का है, ये धीमे धीमे अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया इन्होंने। और जब साम्राज्य इनका बढ़ना शुरू हो गया तो आप समझिए कि 80 के दशक आते आते ये इनका साम्राज्य बहुत तेजी से जो है वो वसूली में, रंगदारी में बिल्कुल बढ़ता चला गया। और बढ़ते बढ़ते चलते चलते यहाँ तक हो गया कि 1986 में
जब वीर बहादुर सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 86 में, और राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री, इनको पुलिस ने उठा लिया अतीक को, और पुलिस ने उठाया इनको, और उठाने के बाद इनको अरेस्ट किया। तो अरेस्ट करने के बाद जाहिर सी बात है लिखा पढ़ी पतक हुई कि उसमें नहीं हुई, लेकिन दिल्ली से एक फ़ोन आ गया लखनऊ, और लखनऊ से सीधे इलाहाबाद, और उसके बाद ये छूट गए। जब ये छूट गए तो इनका मनोबल और बढ़ गया, अरे बाप रे बाप, हमको अब नेतागिरी भी करना चाहिए। तो नेतागिरी में भी आप कूद आए। 5 लड़के हैं इनके जी, आप समझिए 5 लड़के हैं इनके, 2 लड़के तो जेल में हैं, 2 लड़के हिरासत में हैं। एक लड़का जिसका नाम है मोहम्मद उमर, एक मोहम्मद अली, एक मोहम्मद असद, एक मोहम्मद अहजम, एक मोहम्मद आबान, ये आबान और अहजम जो है हिरासत में है पुलिस जी, और जो है मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली जो है वो जेल में है, और असद जो है वो फरार है। इनको बताया जाता है गाड़ी चला रहे थे, पुलिस उनको अरेस्ट करेगी, क्या बिल्कुल करेगी? जिन पर अब लगातार सरकार की तरफ से अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है, पूरी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है। समीर जी के पास में आऊंगा। समीर जी, लगातार जिस तरीके से अब सीधा आप लोगों पर आरोप लगाए कि, और आपने भी बताया किस तरीके से रजा रिजवी जी ने भी, कि जो वर्चस्व बढ़ा जिस तरीके से अतीक अहमद, लेकिन फला फूला किसे मौका आप लोगों की पार्टी ने ही दिया, इसीलिए आरोप लग रहे हैं। आलोक जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो डिबेट है, हम यहाँ पे अतीक अहमद जैसे मुजरिम के महिमा मंडन के लिए तो बैठे नहीं। बात है जो अभी हाल ही में जो परसों प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ है, बात है कि अतीक अहमद, अगर ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद ने ये करवाया है, तो अतीक अहमद एक जेल में बंद, वो भी दूसरे प्रदेश के साबरमती जेल गुजरात प्रदेश के जेल में बैठ के, अगर वो प्रयागराज जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र है, अगर वहां पे बैठ के एक इस हत्याकांड को अंजाम दे सकता है, तो जो आज ध्वस्तीकरण हो रहे हैं बुलडोजर से, उससे पहले 2 दिन पहले ध्वस्त हुआ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, और ये वही कानून व्यवस्था है और ये वही जीरो टॉलरेंस है जिसकी 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महिमा मंडन कर रहे हैं, उसको अपने आप को उसकी बखानी कर रहे हैं, और उनका पूरा मंत्रिमंडल और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बात का डंके बजा रही है। आज जब हम यहाँ पे बैठे हैं तब बुलडोजर चल रहा है, प्रयागराज में खूब जोरों शोरों से चल रहा है, और यही बुलडोजर जब कुछ समय पहले जब कानपुर देहात में एक गरीब घर पे चला था, एक झोपड़ी में चला था, वहां पे जो एक बेटी और मां के साथ जो दुर्घटना हुई, उसके टाइम पे इसको समझ में आया, जो समाजवादी पार्टी और विपक्ष कितनी मजबूती से बोल रहा था कि बुलडोजर एक्शन गलत है, लेकिन उसको ये बोला जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन से जो भी बुलडोजर चल रहे हैं, जो ध्वस्तीकरण हो रहा है, उससे जो ये गुंडे हैं या जो भी क्रिमिनल्स हैं उत्तर प्रदेश में, वो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये मनोबल जब टूट रहा है, तो 2023 में हम बैठे हैं, 2023 में प्रयागराज जैसे शहर में एक ऐसा हत्याकांड जहां दिन दहाड़े 5 आदमी सरेआम गोलियां चलाते हैं, गोले चलाते हैं, ये 2023 की तस्वीर नहीं है। और ये 2023 की ये तीसरे दशक की क्या है, दूसरे दशक की भी तस्वीर नहीं थी उत्तर प्रदेश में, जो आज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो ये होता है ध्वस्तीकरण, जिसका ये बखानी करते हैं। अब रही बात कि अतीक अहमद जो थे उनको सजा मिल रही है, अगर वो जेल में बंद है आज, तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि उन्होंने काम कराया है, ये अतीक अहमद तब जेल गए हैं जब 2017 में समाजवादी पार्टी की कमान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथ में आई थी, और उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति और ऐसे बैकग्राउंड के लोगों को से पार्टी को बिल्कुल एकदम किनारा कर दिया था। और 2017 के फरवरी में ही हुआ था कि अतीक अहमद जेल गए थे, जब हाई कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी, और उनको जेल हुई थी 2017 फरवरी में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब इसके बाद जो आती है बात कि आज अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है, वो सिर्फ वो अपना चेहरा बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो हत्याकांड हुआ है, घेरा जा रहा है, वो तो अजब आतंकियों के जब आपके पास, जब आप धराशायी हो जाएंगे, जब आपके पास हो रही है, घेरने की बात कहां से आ गई। मैं एक बार प्रशांत कुमार उमराव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। प्रशांत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार उमराव जी के पास आ रहा हूं। लगातार माफियाओं को मिटा के रख दूंगा, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अब बात हो रही, जो पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की बात होती थी। अब क्या संदेशा देना चाहते हैं इसके माध्यम से, और किस तरीके की कार्रवाई की जा रही जानना चाहती है प्रशांत कुमार उमराव जी। आलोक जी देखिए, जो लोग बेशर्मी से सवाल हमसे पूछ रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में अपराधियों को कैसे संरक्षण दिया गया। हमारे साल के कार्यकाल में 170 माफियाओं का इनकाउंटर हुआ,
समाजवादी पार्टी बताया कि 2012 से लेकर के 2017 के बीच में उन्होंने कितने माफियाओं को इनकाउंटर किया, कितने माफियाओं को जेल भेजा। एक गली के गुंडे को विधायक बनाने का पाप, सांसद बनाने का पाप समाजवादी पार्टी ने किया। 2004-5 में वही प्रयागराज रहता था जिस दिन इनकाउंटर इसका हत्याकांड हुआ था राजू पाल का 25 जनवरी 2005 को। अशरफ को पहले बाई इलेक्शन में टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया, वो हार गया, राजू पाल जीत गया। उसके लिए उसको गोली चलाने वाला स्वयं अशरफ था, जिसको समाजवादी पार्टी ने फिर 2005 में दोबारा बाई इलेक्शन में उसको विधायक बनाया। 2007 में फिर टिकट दिया। ये लोग आज हम पे सवाल उठा रहे हैं और ये सपा बसपा दोनों पार्टियां इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आज वो बसपा में शामिल हो गई उनकी पत्नी जा करके, और कोई जेल में अपराध कर रहा है, किसी को कोई छोड़ा नहीं जाएगा। सब पे कार्रवाई हो रही है, चाहे तुष्टीकरण की कार्रवाई हो या उनके बेटों को गिरफ्तार करने का काम हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और जितने भी माफिया थे इन लोग समाजवादी पार्टी कार्यकाल में उनको संरक्षण दिया गया, नहीं तो अगर इन लोगों ने संरक्षण न दिया होगा। और 1989 में जब अतीक अहमद विधायक बना, उसके पहले जब उसका इनकाउंटर होने वाला थे, कांग्रेस के मुस्लिम सांसद ने उसका इनकाउंटर होने से बचाए। तो सारी पार्टियां इन माफियाओं के वोट बैंक के लालच में इसके संरक्षण की ये लोग जिम्मेदार रही हैं। जी चलिए समीर जी जरा इस सवाल का जवाब दे दीजिए, संरक्षण किसने दिया, किसके कार्यकाल में हुआ, पनाह किसने दी? सवाल यह है जिसकी बानगी अब देखने को मिल रही है और कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। आलोक जी, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि किस तरह की कार्यवाही देखने को मिल रही है जी। इस तरह की कार्यवाही देखने को मिल रही है कि एक दूसरे जिस इस उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आप देखिए कि दूसरे प्रदेश के जेल में बैठा हुआ व्यक्ति प्रयागराज जैसे शहर में ऐसे हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। यह है लोकल इंटेलिजेंस, यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो कि बाबा जी की सरकार में, बाबा जी के कार्यकाल में सिर्फ धांधली, सिर्फ गरीब लोगों से पैसा लेना और इन सब में इतनी विलीन है कि जो असली काम है वो करने में उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और यही एक नतीजा है, यही एक उदाहरण है वजह से प्रयागराज जैसे शहर में ऐसी नहीं, आप असली काम की आपने बात और देखिए अगर आलोक अगर आप पिछले उस पर जाएंगे जो संरक्षण की बात हो रही है, 1999 में अतीक अहमद अपना दल के टिकट पे लड़ते हैं, तो क्या आप आज अपना दल को कटघरे में खड़ा करेंगे कि आपने उनको टिकट दिया? और अगर टिकट दिया तो फिर भारतीय जनता पार्टी पता है कि अपना दल तो उनके सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में। बात नहीं है, बात है कि अतीक अहमद जैसे कितने ऐसे जो माफिया हैं उन पर होगी कार्रवाई आने वाले समय में। संदेशा ये जाना चाहिए और ये जाएगा, बिल्कुल ये जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी हर उस गुंडे, हर उस माफिया के खिलाफ है जो आतंक करना चाहता है उत्तर प्रदेश में, और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी, जब हम ये बात करते हैं तो हम जब उसका दूसरा एंगल उठाते हैं कि क्यों आज धनंजय सिंह फरार है, क्यों ब्रजेश नहीं आता है, कोई नहीं उठाता है, तो ये क्योंकि वो भी चलिए उसका भी मैं सवाल का जवाब दूंगा। शैलेंद्र जी के पास मैं आ रहा हूं। शैलेंद्र जी, माफियाओं को मिटा के रख दूंगा, ये संदेशा देने की कोशिश गई और उसकी बानगी इलाहाबाद में, प्रयागराज में साफ तौर पर देखी भी जा रही। जरा सबसे पहले आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, दो चीजें, कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, माफिया राज की बात, तो राज तो आज भी माफिया राज ही है। बस सिर्फ चीजें किस तरह से उसको अपने हिसाब से पिक्चराइज की जा रही हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। ये बात सत्य है कि इस सरकार में बहुत से अपराधी मारे गए, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो राजनीतिक नेताओं को अपराधी बना करके पॉलिटिकल एक तरह से हत्या जिसको कह सकते हैं, राजनीतिक हत्याएं कराई गई। मैं यहां पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि बाबा का जो इकबाल है, जो वो पिक्चराइज कर रहे हैं, जो समाज को दिखाना चाह रहे हैं या जो सोसाइटी में एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, उसमें डेंट लगाने वाले लोग कहीं ना कहीं बाबा के ही लोग। क्योंकि आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आप सब ने, समाज ने, सोसाइटी ने, उत्तर प्रदेश की सोसाइटी ने देखा कि इलाहाबाद में गोली चली, बम चले, डंडे चले, सब कुछ चला, अपने आप में एक वेल प्लान हो रहा है। भाई तमाम सी एजेंसियां हैं जिनको पता है, और जैसा कि अभी हमें बयान में सुन रहे थे चैनल के माध्यम से, उस पे एक राजूपाल की बहन जो एमएलए हैं, जो मुख्य गवाह हैं,
जिसमें सीबीआई को कर रहा है। बहुत सारे सवाल हैं और जब विपक्ष सवाल करता है तो सरकार बवाल करती है। बवाल इस तरह करती है कि आपने उंगली की, आपने लौटा, आपने झूठा, आप आपके समय में थे, तब आपके समय में थे। अरे भाई, हमारे समय में गलतियां हुई थी, चीजें हुई थी, उनपे जनता ने आपको चुन करके भेजा है, ये करने के लिए नहीं कि आप जाकर के बताइए कि विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष के पास ये था, विपक्ष के पास वो था, 2016 में ये था, 14 में ये था, 13 में ये था। ये सब करने के लिए नहीं भेजा। 2012 से आपकी सरकार है, सॉरी 17 से आपकी सरकार है, 22 में आपकी सरकार बनी। आज की तारीख में 2.0 की सरकार हो चुकी है। आज की तारीख में सबसे अधिक समय के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगीनाथ जी हो चुके। मैं सिर्फ एक बात जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि बाबा जी अपने इकबाल को अपने आसपास के लोगों से बचाइए जी, क्योंकि आप जिस टेरर की बात बना रहे हैं समाज में, वो समाज में टेरर बनता तो कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जिसमें दिन दहाड़े गोले न चली। चलिए अब मैं शैलेंद्र आप ही के शासन में, ठीक है, हाँ चलिए, ठीक, हाँ बस एक सेकंड, आप ही के शासन में राजधानी में राज्यपाल आवास के सामने लूट होती। चलिए, वो ऐसे तमाम सारे उदाहरण आए, वो हर सरकार में आए, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन जो एक टेरर की बात की है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ प्रशांत कुमार उमराव जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, शैलेंद्र जी भी देखिए एडवोकेट भी हैं और किस तरीके से सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं और बेबाक रूप से अपनी बात रखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपनों से सावधान रहने की जरूरत है, और जो जिस टेरर की बात की, जिस डर नहीं, अगर आप बुलडोजर की बात तो करते हैं लेकिन आप उसका खौफ, उसका डर नहीं पैदा कर रहे हैं। अब उसी के आगे मेरा सवाल यह है कि जो डर की जो बात की जा रही है ना, इसकी बानगी साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज देख करके जो प्रयागराज में जो उमेश पाल हत्याकांड का मामला सामने आया है, अंदाजा लगाया जा सकता है। बेखौफ होकर के आए, कहीं भी किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है, बेखौफ होकर के एक फिल्मी थ्रिलर का एक नमूना साफ तौर पर उसका उदाहरण दिया जा सकता है। इस बड़ी जिम्मेदारी से प्रशांत जी इस सवाल का जवाब। देखिए, माननीय योगी जी ने विधानसभा में कहा है कि जितने भी माफिया हैं उन पर पूरी कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनको मिट्टी मिलाने का काम किया जाएगा। और डर की जहां तक बात है, यही कांग्रेस सरकार थी पंजाब सरकार में मुख्तार अंसारी को उन्होंने 1 साल तक रोक के रखा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आने नहीं दिया। ये लोग माफिया को संरक्षण अभी तक कर रहे थे 22 तक, उस पर एक फर्जी एक चोरी का मुकदमा पंजाब में लगवा करके उस जबरदस्ती 1.5 साल तक पंजाब में रखा। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने वकीलों को करोड़ रुपए फीस दी कि उसको उत्तर प्रदेश यहाँ पर ना लाया जाए, उसको व्हील चेयर में जबरदस्ती ड्रामे करके बिठाया गया। और इनका, क्योंकि उसका चाचा जो हमीद अंसारी इनको राष्ट्रपति बनाने का काम किए, यह कांग्रेस सरकार संरक्षण करने का काम कर रही थी। और डर का माहौल है माफियाओं के मन में, इसीलिए अतीक अहमद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया हुआ है कि हमें उत्तर प्रदेश न ले जाया जाए, हमारी पूछताछ है ये अहमदाबाद में की जाए। ये डर जो है माफियाओं गुंडों के मन में किया गया है, और इसीलिए इस तरह की आपराधिक घटनाएं, जो आपराधिक गिरोह थे, जो संगठित आपराधिक गिरोह थे, उन पे लगाम लगी है। और इस घटना में भी जो कोई किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हम जब कार्रवाई करते हैं, चाहे बुलडोजर से कार्रवाई करें, चाहे एनकाउंटर की कार्रवाई करें, दिख रही है। शैलेंद्र जी, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, किस तरीके से लोग कोर्ट की शरण ले रहे हैं। आपके सवाल का जवाब शैलेंद्र जी, ठीक है। जैसा हमारे साथी, हमारे भाई ने बड़ी आसानी से आरोप लगाया मुख्तार अंसारी, तो क्या उसी दृष्टिकोण से गुजरात में आज की तारीख में वो बैठे हुए हैं, तो मैं क्या इस पे गुजरात सरकार पे आरोप लगा दूं? या अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे गए हैं। अरे कुछ पढ़ लिया करिए, लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसको उत्तर प्रदेश से गुजरात भेजा जाए, हमने नहीं भेजा है, तो पढ़ के आया करिए भैया। थोड़ा सा गुजरात में कोई मुकदमा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है अतीक अहमद को साबरमती जेल में। नहीं तो आप झूठा बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ना, जवाब दूंगा ना। नहीं, थोड़ा बोल लेना तो किसी को, आप बोल चुके हो, हम फिर बोल लेना मेरे बाद, झूठा समझा जाएगा। व्यवस्थाओं को अगर आप आरोपित करोगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। सत्ता सरकार आपके हाथ है और आप उसको दूसरी तरफ नली करेंगे, ये ठीक नहीं है। व्यवस्था जो भी है, अच्छी बुरी बहुत अच्छी, ये कड़वा कड़वा सोचू और मीठा मीठा गप नहीं हो सकता ना। जो मीठा है वो भी आपका है, जो कड़वा है वो भी आपका है। सच्चाई को स्वीकार करिए, जो हुआ इलाहाबाद में उस घटना को आप स्वीकार करिए। आप उसमें पंजाब जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, हम इन बात को देखते हैं।
हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं, कानूनी प्रक्रिया समाज को सामाजिक रूप से न्यायिक दृष्टिकोण से बिल्कुल न्याय दिखना चाहिए, न्याय होते हुए दिखने की जरूरत होती है। आज की तारीख में जो हो रहा है, मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था प्रश्न खड़े हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही से ही ये हुआ, वरना इस तरह किसकी हिम्मत किसकी हो सकती है। चलिए, जो भी चीजें लापरवाही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि और कार्रवाई भी की जा रही है और वो दिख भी रहा है। मैं एक बार वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं हाँ कहेगी, और तो कह ही नहीं रही, खाली कर भी तो रही है, और उसकी वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। ठीक है, मैं रिजवी साहब के पास आ रहा हूं। रिजवी साहब, अभी देखिए किस तरीके से राजनीतिक दल अपनी अपनी बात रख रहे थे माफियाओं को लेकर के। सवाल यह है कि चाहे माफिया वो नकल माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो आतंकी, इस पर लगाम लगनी चाहिए, शिकंजा इस पर होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए ना कि तेरी सरकार में फले फूले उनको पनाह मिली और मेरी सरकार में इतने आतंकवादी फले फूले। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि चुनाव आयोग ने इस पर बहुत ही गंभीरता से बात की है कि साहब अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो है वो चुनाव में भागीदारी ठीक से न ले सके, और उस पर हुआ भी कि 2 साल की सजा जिस पर हुई है विधानसभा से और लोकसभा से, वो बाहर भी हुए हैं। ये निर्वाचन आयोग ने जो अपने उसमें किया है, तो उसके वजह से हुआ है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, जो भी हमारे 2 भाई बात कर रहे थे, शैलेंद्र जी और हमारे बीजेपी के, तो ये आप समझिए कि अतीक जो है पहले देवरिया जेल में थे, बाद में नैनी जेल में गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से 3 जून 2019 को वो जो है अहमदाबाद में गए, गुजरात के अंदर गए हैं वो जेल के अंदर। तो अब जाहिर सी बात है कि ये, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम तो यही नहीं समझ पाते कि जो बदमाश, जो आतंक मचाने वाला, ठीक है आप 5 बार MLA रहे, MP रहे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खनन में उसमें जो एक आतंक आप फैलाए हुए थे और आप डर नहीं रहे थे किसी से, वो अब डर रहा है। और काहे डर रहा है? वो डर रहा है इस सरकार से, और कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे के कि साहब हमको इलाहाबाद न भेजा जाए, कहीं मार न डाला जाए, कहीं ना कर दिया जाए, कहीं हमारा काउंटर ना हो जाए। मतलब जो आतंक का प्राय था वो इस सरकार से यानी दहशत में आ गया कि साहब ऐसा है कहीं हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो अब आतंक का प्राय जो है वो इस सरकार से डर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। आप देखिए, यही जो है अतीक 2014 में श्रावस्ती से चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के दद्दन मिश्रा ने उनको हरा दिया था और वो बीजेपी के MP बन गए थे दद्दन मिश्रा। अतीक वहां सपा से लड़े थे, लेकिन अतीक कई बार पार्टी बदले हैं, वो तो दल बदलू हैं, कभी अपना दल, कभी निर्दलीय, कभी समाजवादी पार्टी। तो उनको ये कहना कि साहब एक पार्टी का ठप्पा है, तो एक पार्टी कोई ठप्पा नहीं है। लेकिन उस श्रावस्ती लोकसभा के अंदर, क्योंकि मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, श्रावस्ती लोकसभा में मुसलमानों की संख्या अच्छी है, और वहाँ कोई अगर कायदे का मुसलमान लड़ेगा और हमारे और हिंदू भाई भी सपोर्ट करेंगे, ब्राह्मण भाई जात के लोग, तो वहां से जीत सकता है। लेकिन मुसलमानों ने अतीक को वहां नकार दिया कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी बदमाश है, ये आदमी आतंक का प्राय है। इलाहाबाद वगैरह में तो वहां कौशाम्बी में और चित्रकूट में उधर जो अपना वो है, तो इसलिए वहां लोगों ने उसको नहीं जिताया। अच्छा चलिए भाई, चलिए अपनी बात रखिए, चलिए आप कौन सी सलाह दे रहे थे, ऐसी अनमोल सलाह? रिजवी साहब हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, ठीक है, और बड़ी जानकार, बहुत सलाहियत है, उनको वहां से नामांकन करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं। नहीं भाई शैलेंद्र जी, धन्यवाद इसके लिए, मैं इससे बहुत दूर हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका। मैं कतई राजनीति से बिल्कुल दूर हूँ, मैं 66 साल का आदमी हो गया हूँ, बच्चों की शादी कर लिया है, आराम से चैन से दाल रोटी खा के घर पे रहना चाहता हूँ, कहीं कोई राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। ये मैं आपके चैनल से बता दे रहा हूँ, कहीं मुझे MLA नहीं लड़ना है, न बोलना है, न MP का लड़ना है। ये लिख लीजिए, ये तो अब आ गया, ऑन एयर आ गया, तो हमें कहीं नहीं जाना है, मुझे अपनी तरफ से कहीं नहीं जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। लेकिन आप देखिए कि अतीक ने जो एक, आप समझिए 17 साल का लड़का, पैसा बढ़ाने की उम्र में, मैं तो अतीक जी का चेहरा देखता हूँ आपके इसमें लगा हुआ, जो बांधे हुए और मोछ रखे हुए, अब मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हैं तो भाई एक शानदार, एक बेहतरीन फिरोज भाई तांगे वाले के लड़के। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने कहां से कहां तक अपनी जागीरदार बढ़ाई जी। 2 गाड़ियां वहां बरामद हुई है, कौन सी लग्जरीज गाड़ियां मिली हैं घर के अंदर जी, वो पुलिस की कस्टडी में है। जिस तरीके से अकूत संपत्ति की और अब एक एक करके कहीं ना कहीं ढाई जा रही। समीर जी,
जो ध्वस्त हो रही है। अब माफियाओं की हस्ती संदेशा सीधे सीधे अब ये जा रहा है बस। जी जो बातें आ रही हैं, देखिए रिपोर्ट तो कल ये भी आई कि जो जफ़र अहमद, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो जफ़र अहमद, जिसकी संपत्ति कल बुलडोज जमीदोज हुई, वो तो ANI के पत्रकार थे। तो कि ये उनके ये जो भी बुलडोज करने गए थे उनकी क्या कहते हैं लापरवाही कह लीजिए, चाहे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सिस्टम काम कर रहा है वो कह लीजिए कि ढहाने कुछ और जाते हैं, करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। गए थे किसी माफिया का घर गिराया है पत्रकार का। उसके बाद आज जो ध्वस्तीकरण चल रहा है, उस ध्वस्तीकरण में आज जो ध्वस्तीकरण चल रहा है, उस ध्वस्तीकरण में ये जो घर ध्वस्त किया गया है वो एक फजल अब्बास का है, और उस घर का वो घर जो है वो फजल अब्बास और उनके भाई के नाम पे है, लेकिन जो घर गिराने की नोटिस गई वो उनके पिताजी के नाम पे गई, वो भी एक दिन पहले। और ना पुलिस ने कोई कार्यवाही करी, ना कोई अरेस्ट हुआ, ना किसी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही चल रही है, बस घर गिर गया इस बिना पे कि वो घर किसी आतंकी या फिर कोई माफिया जो थे उनके क्या कहते हैं जो कारनामे थे उससे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, किस रिलेटेड है, कोई भी प्रूफ नहीं है। और ये बात हो गई एक्चुअली में जो सही में धरातल पे जो बुलडोजर एक्टिविटी हो रही है उसमें सच्चाई क्या है उसकी। अब आते हैं दूसरे पहलू पे, जो डर की बात है। बिल्कुल डर होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है वो डर बनाने में कामयाब है, लेकिन डर होना जरूर चाहिए। और डर होना चाहिए, अगर अतीक अहमद को डर होना चाहिए तो ब्रिजेश सिंह को भी डर होना चाहिए, हर एक माफिया को डर होना चाहिए। कोई भी ऐसा काम घिनौना, कोई भी आतंक काम, कोई भी माफियागिरी वाला काम करने से पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था है वो इतनी चौकसी, इसमें इतना दम है कि कोई भी गलत काम करने से पहले वो 10 बार सोचें, जो कि माफी चाहूंगा लेकिन उत्तर प्रदेश में आज ये सिस्टम है नहीं। बताया जा रहा है बहुत अच्छी बातें, जिस तरीके से तो अभी देखिए सिस्टम चाहते हैं मुझे जी, मैं बिल्कुल इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए। प्रतिक्रिया लूंगा जी, मैंने बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में अपनी है कि मैं बिल्कुल ऐसा सिस्टम चाहता हूं जहां अतीक अहमद, ब्रिजेश सिंह जैसे माफिया डरे, थरथराएं, कांपे कि ये काम अगर कर दिया तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो हमें बख्शेगी नहीं। लेकिन जो आज की असलियत है वो इससे परे है। चलिए हाँ शैलेंद्र जी अपनी बात रखिए जल्दी से जी। अभी राजूपाल की सिस्टर, हाँ जी शैलेंद्र जी अपनी बात रखिए। तो एक ही वारदातें फिर होंगी दूसरे जी भाई वो भी तो गवाह है और मुख्य गवाह तो वही है, वो भी सुरक्षा मांग रही है जी। तो कुल मिलाकर के गवाह को सुरक्षित करना और कानून व्यवस्था को बना कर रखना, ये जिम्मेदारी तो वर्तमान सरकार की है ना, कि विपक्ष की है। लेकिन विपक्ष की भी तो अहम भूमिका होती, विपक्ष भी तो समय समय पर अपनी बात रखेगा। किस तरीके से आप भी तो जनसेवक हैं, नहीं है? मैं यही कह रहा हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ जी, ना मैं जाति ढूंढता हूं, ना धर्म ढूंढता हूं, ना कुछ ढूंढता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जिसने अपराध किया वो सिर्फ अपराधी है, उसके अलावा कुछ नहीं है जी। बहुत अच्छी बात कही। और अगर अपराध को किसी चीज से जोड़ना, मुझे लगता है किसी धर्म से जोड़ना या किसी चीजों से जोड़ना, वो हमेशा हमारे समाज के लिए कैंसर है जी। चलिए बिल्कुल अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट किया जाए। मैं अब प्रशांत कुमार उमराव जी, देखिए घूम फिर के कुछ ऐसे सवाल आए जिनका जवाब अब मैं आपसे लेना चाहूंगा। अपराधी को अपराधी की तरह और एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये शायद कुछ ऐसे आरोप लग रहे हैं, शायद मैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि ब्रजभूषण चंद्र सिंह जी हैं और कुलदीप सिंह सेंगर हैं और ऐसे कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के अब लोग ये कह रहे हैं कि अब उन पर भी क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है वहां पर, उन पर एक तरफा कार्रवाई का इसलिए आरोप लग रहा है। इस सीधे सवाल का, कट्टुकट सवाल का जवाब चाहेंगे जरा हम आपसे प्रशांत जी। देखिए बहुत अच्छी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति या धर्म देखे कार्रवाई करती है। जाति धर्म की हम बात नहीं करते। अभी 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के सांसद हैं ST और शफीकुर रहमान बर्क, वो धर्म लेकर के लाए। हम तो धर्म लेकर के नहीं आए। जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, आतंकवादी को फांसी दी जाती है, तो आप उसका धर्म निकाल के ले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी लेकर के नहीं आती। और उसके पहले जो 2 लोगों का नाम लिया वो लोग अपना सजा भुगत रहे हैं। तो कुलदीप सेंगर को हमने बचाने का काम किया, कोर्ट के आधार पे उनको सजा मिली है। और भी जो भी आरोपी उन पर न्याय संगत प्रक्रिया हो रही है। लेकिन आप धर्म को लेकर के अपना सुपीरियरिटी दिखा करके आप गुंडागर्दी करेंगे, सरेआम गोली चलाएंगे, तो
तो फिर उसके बाद जब आपको ऊपर एक्शन होगा तो आप उसको धर्म लेकर के चले आएंगे। यही मानसिकता जो पिछली सरकारों द्वारा की गई थी, इस वजह से इन लोगों का मन बढ़ने का काम हुआ था। आज उस तरीके से देख नहीं किया जा रहा है। चाहे हमारी पार्टी का भी कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है, उस पर भी उसी तरीके से कार्रवाई होती है। हम उसको पार्टी से निकालने का काम करते हैं, हम संरक्षण नहीं देते। जो अशरफ अजीम जिसने राजूपाल पर गोलियां चलाई, 19 गोलियां चला करके मारा, उसके बाद उसने समाजवादी पार्टी ने उसको टिकट दिया। 2005 के बाई इलेक्शन में विधायक बनवाया, 2007 में टिकट दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी में आप एग्जाम्पल ऐसा बता दीजिए, कोई अपराधी आरोपी पकड़ा गया हो, उसको भाजपा ने उसको अपने पद पे रखा हो या उसको टिकट दिया हो? हम पहले कोई कर दिया, लेकिन अगर कोई कुकृत्य करता है, अपराध करता है, उसके बाद तो हमने उसको संरक्षण नहीं दिया। लेकिन आप उसको संरक्षण लगातार देने का काम करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस पार्टी हो, तीनों द्वारा यही काम करने का काम किया गया। प्रशांत भाई, आप बहुत बुद्धिमान और वाकपटुता के धनी हैं। क्या मैं उन लोगों का नाम गिनाऊं तो अच्छा नहीं है, लेकिन इस तरह के कृत्य करने वाले लोग किसी भी दल में अगर हैं तो इसका मतलब है वो दल के दीमक हैं। आज नहीं तो कल खाएंगे दल। बात समझिए। मैं उनका यहाँ नाम मुझे बताइए, भाजपा का कौन नेता अपराधी है? आप बताइए, अब नाम लीजिए ना। कौन नेता अपराधी है बताइए। कोर्ट ने अगर संज्ञान नहीं लिया, कोर्ट ने सजा दी, हमने बचाने का काम किया। हम तो नहीं बचाते हैं। सुन लीजिए, हम तो किसी आरोपी की नहीं बताते। आप नाम बताइए ना। सुन लीजिए, आप ऐसे हवा में बातें मत करिए। मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ। नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कुलदीप सेंगर की बात करते हैं। कुलदीप सेंगर को तुरंत पार्टी से निकालने का काम किया गया। वो जेल में, कोई परिवार का व्यक्ति भाजपा में नहीं है। आप कैसे हवा में बातें करते हैं? मेरी बात सुनिए, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षक मत करिए, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। आप जब उन पर आरोप सिद्ध हो क्या सजा हो गई, तब तक वो पार्टी से निष्कासित नहीं थे। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आरोप तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे भी है। 5,000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे है। रॉबर्ट वाड्रा जमानत पे। आपने पार्टी से निकाल दिया क्या? आरोप की बात नहीं, बात अगर कोर्ट सजा देगी तब प्रक्रिया होती है ना। देश संविधान से चलता है ना। राहुल गांधी का रेप का आरोप है, आपने पार्टी से निकाल दिया। जल्दी में नहीं, सजा सुनिश्चित को सजा हुई। जल्दी अपनी बात रखिए, शैलेंद्र जी अपनी बात रखिए। आप अभी आरोप की बात कर रहे थे। आप किसी का आरोप थोड़ा कुछ होता है। आरोप तो मैं आप पे लगा दूं। आपको लगाना है आरोप तो आरोप लगा दो। हम जब कोर्ट सजा देगी तभी तो होगा ना। अरे मैं सजा की बात कर रहा हूँ। सजा के बाद उनको निकाला गया है, उसके बाद भी टिकट दिया गया उनके घर में। क्यों भाई? किसको दिया गया है? किसको दिया? छोड़िए अब आप इसका मतलब आप अरे बताइए। अरे सर मैं तो पूछ रहा हूँ, नाम बताइए ना। छोड़िए, जाने दीजिए। आप अभी बीजेपी में नए आए लग रहा। किस अपराधी? चलिए, जब वो नाम पूछ रहे, ठीक है, बात अपराधी की हो रही है, बात माफियाओं के खात्मे की हो रही है। मैं समीर जी एक बार अब आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के जब सरकार लगातार कार्रवाई की जा रही है, मुद्दा फिर ये नहीं कि किसकी सरकार में किसको। आप पिछली भी समाजवादी पार्टी की भी जब सरकार थी, तब भी शाहजहांपुर में किस तरीके से एक पत्रकार को जिंदा जलाने का मामला आया था। पिछले भी कई ऐसे मामले सामने आए थे। मुद्दा ये नहीं, चर्चा ये होनी चाहिए कि अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो विपक्ष को भी कम से कम कहना चाहिए कि हाँ, माफियाओं के खात्मे के लिए सरकार कर रही है, हम भी सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी हमेशा से 2017 में, इसीलिए जब समाजवादी पार्टी की बागडोर आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ में आई तो उन्होंने सीधे से ये मना कर दिया था कि चाहे मुझे राजनीतिक नुकसान ही क्यों ना झेलना पड़े, किसी भी ऐसे हिस्ट्री शीटर, किसी भी माफिया से समाजवादी पार्टी का कोई भी वास्ता नहीं रहेगा। और अगर हम देखें, जब ये बात उठती है कि क्यों समाजवादी पार्टी या विपक्ष सरकार पे सवाल उठा रहा है, तो सरकार पे सवाल क्यों ना उठाया जाए। हमने तो यही बोला कि अगर 2023 में अगर प्रयागराज जैसे शहर में ऐसा हत्याकांड अंजाम ले रहे हैं तो क्या ये लोकल इंटेलिजेंस उत्तर प्रदेश पुलिस का फेलियर नहीं है? अगर ये है तो क्यों है? अब ये तो वही बात हो गई कि ये भारतीय जनता पार्टी से कब से करती आ रही है कि हमने ये एक्शन ले लिया। अरे आपसे स्टार्टिंग से यही बोला जा रहा है कि आप अपनी पीठ मत थपथपाइए, ओवर कॉन्फिडेंस में इतना मत रहिए कि जीरो टॉलरेंस है, लॉ एंड ऑर्डर पुख्ता है। जो असलियत है वो देखिए। जब तक आप असलियत नहीं देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ध्वस्त पड़ी है, तब तक यही होगा कि कोई भी आएगा, हत्याकांड करके चला जाएगा, गोली बारूद सरेआम सड़कों पर चलेंगे दिन दहाड़े। फिर आप क्या कहेंगे? हाँ, हमने एनकाउंटर कर दिया, हाँ हमने हमने उसका घर गिरा दिया, उसको बुलडोजर चला दिया। जिसकी जान जानी थी चली गई, जो होना था हो चुका। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की थूथू हो गई, यहाँ के कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ा है। आप कह रहे हैं कि हमने एक्शन ले लिया। अरे एक्शन आप समाजवादी पार्टी विपक्ष की आप अगर आलोक जी, अगर आपने ये चीज फॉलो करी होगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में यही बात उठाई कि सरकार टॉप 10 और टॉप 100 जो हिस्ट्री शीटर हैं उनकी सूची सार्वजनिक करे।
सार्वजनिक करे, बताए कौन कहां पे है, उस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो ये क्या है, ये इसीलिए तो है ताकि जनता को पता हो कि कौन हिस्ट्री शीटर है, कौन 10 माफिया है उत्तर प्रदेश के, कौन टॉप 100 माफिया उत्तर प्रदेश के, सरकार उनके क्या कार्रवाई कर रही है, किसके वहां बुलडोजर चल रहा है, किसकी संपत्ति कुर्क हो रही है, कौन जेल में है, कौन संरक्षण मिल रहा है, सब कुछ। तो ये विपक्ष यही काम कर रहा है लगातार सदन में कि एक जो मुद्दे हैं जनता के वो सरकार से बात कर रहा है, लेकिन सरकार अपने मनगढ़ंत आंकड़े निकालती है, मनगढ़ंत बातें करती है और उस वहां पे भी सरकार सही उत्तर देने के काबिल नहीं है, उल्टे सीधे आंसर देके जनता को गुमराह कर रही है सदन में भी। और क्या वाकई में रज़ा रिजवी साहब ऐसा है कि गुमराह किया जा रहा है जनता को? अरे भाई कुछ नहीं भाई, मैं तो कहना चाहता हूं कल जो है, कल क्यों नहीं अखिलेश जी मौजूद रहे? चेन्नई चले गए आप? कल सदन के अंदर मुख्यमंत्री को जवाब देना था, सदन नेता को बजट पर रहना चाहिए था उनको, और यही कहा मुख्यमंत्री जी ने कि साहब समस्या के समाधान दो ही तरीके से होते हैं, भाग लो भाग लो। भाग लो का मतलब या तो जो है अब्सकांड कर जाओ और या पार्टिसिपेट कर लो। भाग लो यानी पार्टिसिपेट करो, भाग लो यानी भाग जाओ। भाग लो, समस्या का समाधान यही है। और सामने देखिए नेता की सीट खाली हुई, और यही हाल हुआ विधान परिषद में आज। आलोक जी, रज़ा रिजवी जी, एक बात लीजिए, आपने मुझे रोक के काउंटर किया है, मैं भी आपसे सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे सिर्फ ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि कल जब राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने महंगाई के मुद्दे पे उठाई मुद्दा और लगातार महंगाई का मुद्दा डिस्कस किया जा रहा है, इससे पहले जब उन्होंने बहस की है राज्यपाल के अभिभाषण पर अखिलेश जी बोले कि साहब आप लोग माफियाओं की लिस्ट जारी कीजिए और हम भी माफियाओं के खिलाफ, उन्होंने कहा ये भी। लेकिन आज विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के जो है सदन मौजूद नहीं थे, वॉकआउट करके वहां पर जो है मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, वहां सुना नहीं, सुनना चाहिए था और सुनने के बाद उसका जवाब देना चाहिए था, हटने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक इतना बड़ा वाकया हो गया, उमेश जो है पाल को मार दिया गया, मुख्य गवाह को। जाहिर सी बात है, देखिए ऐसा है जो 302 होता है, ये लेकिन एक बात है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से रुक जाइए, मैं मुख्य गवाह राज्यपाल की बहन है, जी ठीक है, उस पर कार्रवाई हो रही है, मैं सदन की कार्रवाई की बात कर रहा हूं। तो समाजवादी पार्टी में कहूंगा सही मंच पर आप सही जगह पर सही सवाल उठाइए। देखिए कैसे सत्ता पक्ष आपकी नहीं सुनेगा। आप सदन में को में आपको मौका दिया जा रहा है, आपको सदन की कार्रवाई चल रही है, आज 10वां दिन है, आप वहां पर उठाइए। चलिए, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सर आ रहा हूं, जरा प्रशांत कुमार उमराव जी से सवाल का जवाब ले लेता हूं। प्रशांत जी, घूम फिर के देखिए, जब हम बात कर रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के, तो अब यह भी सवाल आ रहा है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हर शख्स के ज़हन में सवाल है कि महंगाई पर बुलडोजर कब चलेगा। भाई होली नजदीक आ रही है, 50 रुपए आप देखिए सिलेंडर महंगा कर दिया, कॉमर्शियल 250 रुपए महंगा कर दिया, इस पर भी जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, जो हमने बजट में वादा किया था 2 सिलेंडर देने का, फ्री देने का, उज्ज्वला सिलेंडर, वो देने का काम इस बार होली में किया जाएगा, अगला सिलेंडर दीपावली में देने का काम किया जाएगा। तो फ्री सिलेंडर देंगे, इसलिए आपने सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए। ये सर देखिए, मैं चलिए सुन लीजिए, मैं 1 मिनट में जवाब ठीक है, जो आप पूरी बात है कि आपको पूरा मौका दे रहे हैं। प्रशांत जी को सुनेंगे, भाई सिलेंडर की बात है, ठीक है, सुन लीजिए अपनी बात चलिए। सिलेंडर पे डिबेट है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो एलपीजी सिलेंडर है भारत में पैदा नहीं होती, मैक्सिमम इसका जो पार्ट है रसिया से आता है, और युद्ध की वजह से कई जगह देशों ने कंपनियों पे उन पे बैन लगा हुआ है, और ये जो चाइना में 8 गुना बढ़ गया है, ये पूरे ग्लोबली बढ़ा है, तो भारत में उसका बहुत कम परसेंटेज बढ़ाया गया है। भारत में एलपीजी गैस नहीं बनती है, 2 गैसों से मिलकर के एलपीजी गैस बनती है, और उसका फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, उसमें मिलाई जाती है। और हमने 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला सिलेंडर गैस देने का काम किया गया, उनके घर में SMS से वहां पे सिलेंडर जाता है। कांग्रेस के समय में तो एक रात भर लाइन लगानी पड़ती थी, तब उसके बाद सिलेंडर नहीं मिलता था। आज हम घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम गरीब लोगों को फ्री में सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों को पीड़ा हो रही है। आज घोटाला नहीं करने को मिल रहा है, आपको घोटाला नहीं करने को मिल रहा है, इसलिए पीड़ा हो रही है। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा हुआ एलपीजी के बारे में समझा दिया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और किससे मिलकर के बनती ये भी समझा दिया। मेरे एक सवाल का जवाब, ये सवाल का जवाब सुन, अरे मैं आप ही के पास आ रहा हूँ शैलेंद्र जी, इस सवाल का जवाब, ये तो मेरा सटायर है भाई। इतना तो सरकारें कर सकती है, राज्य सरकारें जिस तरीके से पेट्रोल के दामों में कम करी, वैट घटा करके छत्तीसगढ़ में, वहां पर तो भाई राज्य सरकारें ये तो कर सकती इतना। चलिए इस सवाल का जवाब दे दीजिए शैलेंद्र जी, अब आप ही के पास आ रहा हूं। सबसे महंगा पेट्रोल कांग्रेस सरकार में है, राजस्थान में 117 रुपए में, ये कोई नहीं कम कर देते हैं। शैलेंद्र जी अपनी बात रखिए जल्दी से, जी समय बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ता पेट्रोल है 98 रुपए में, राजस्थान में 117 रुपए में है, करेंगे कम।
शैलेंद्र जी इनसे थोड़ा और बुलवा लो भाई कब जी, शैलेंद्र जी अपना एक फाइनल कमेंट जल्दी से दीजिए, एक फाइनल कमेंट जी। देखिए भी हमारे साथी इनके समय में जो एलपीजी है वो विदेश से आ रही है, उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो एलपीजी हिंदुस्तान में बनती थी। नई बात इन्होंने बताई है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, जब सिलेंडर 350 का था, सब्सिडी उस पर 150 रुपए थी, तब बहुत महंगा था, लोग सर पे लेकर चलते थे। आज सिलेंडर जो 1250 का बता रहे हैं और वो क्या नाम है उस पर 350 बढ़ा दिए कॉमर्शियल। ये करप्शन को बढ़ावा है कि नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हमारी सरकार में विपक्ष ने आरोप लगाया कि फलाना नेता भ्रष्टाचारी हैं, हमने उनको जेल में भेजा, मुकदमा लगाया, जेलों में गए। इनकी सरकार में आते ही वो बाइज्जत बरी होते हैं, बाइज्जत सरकारों में पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ भ्रष्टाचार की जो नई इमारत बना रहे हैं, इस पे कुछ सवाल प्रश्न करेंगे। अच्छा, सवाल करेंगे, लेकिन शैलेंद्र जी एक बात है, आप लोग सेफ जोन में है भाई। देखिए समाजवादी पार्टी को घेरा, उसने जवाब दे दिया। आप लोग तो पिछले कई सालों से सत्ता में नहीं, इसलिए आप लोग सेफ जोन में, आप लोगों पे कोई सवाल ही नहीं है। चलिए एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का, मैं रिजवी साहब से, वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, कुल मिला करके बात अब माफियाओं के खात्मे को होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात की जो माफियाओं में जो डर है वो पैदा होना चाहिए। देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही है। देखिए मुख्यमंत्री जी क्राइम को उत्तर प्रदेश में रोक रहे हैं, और एक ऐसा क्रिमिनल के साथ बम भी ले जाएंगे आप, और स्वचालित हथियार भी ले जाएंगे, और जो मुख्य गवाह को घर पर तर गिरा देंगे, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री को हल्का से गुस्सा आना चाहिए कि भाई मैं प्रदेश में चाहता हूं कि शांति अमन सुकून रहे, और इतने मनबड़ हो जाए बदमाश कि जाके जो है तर गोली चला दे। तो ये जो है, आप उससे देखिए राघवेंद्र जो मरा है और जो संदीप मरा है, जो गनर मरे हैं दो जी, उनकी माँ का बयान क्या आया है? उसकी माँ से पूछे जिसका जो है बिल्कुल जवान लड़का मर गया है। बिल्कुल वो दर्द साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है, एक माँ ही अपने बेटे का गम महसूस कर सकती है। प्रशांत कुमार जी, एक आपसे आज की डिबेट का फाइनल कमेंट, लगातार किस तरीके से जब माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, एक सरकार संदेशा देने की कोशिश कर रही है कि डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद भी लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, कैसे फिर समझाएंगे? देखिए विपक्ष ने ही इन लोगों को संरक्षण दिया है, हम जनता को समझा रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए, उमेश पाल के परिजनों ने बोला है कि हमें योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास है, भले ही बाकी पार्टियों के लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा और सारे अपराधियों को जेल होगी, उनका इनकाउंटर होगा। यही सबसे बड़ा यही संदेश जाएगा। 30 सेकंड में शैलेंद्र जी आप भी अपनी बात रखिए जल्दी से, 30 सेकंड में शैलेंद्र जी जल्दी से। देखिए मैं तो एक बात कहूंगा कि बाबा जी आप अपने अगल बगल अपने इर्द गिर्द लोगों से सावधान हो जाइए, वही लोग आपको कस रहे हैं, उन्हीं से पूछिए। बाकी विपक्ष आपका कुछ नहीं कर रहा, विपक्ष आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा है, आपको चेता रहा। चलिए आपको सावधान रहने की सलाह दी है। जल्दी से समीर जी आप भी कोई सलाह देना चाहेंगे? जल्दी से 30 सेकंड में आपका भी फाइनल कमेंट जी। बिल्कुल, मेरी सलाह सिर्फ सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इतनी है कि जितनी बातें कर रहे हैं उसका अगर 10% भी काम करना स्टार्ट कर देंगे तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, चाहे वो महंगाई पे भी आप काबू कर पाएंगे, आप बेरोजगारी के मुद्दे पे भी काबू कर पाएंगे, और जितना भी आप जो कोशिश दिखाने के लिए कर रहे हैं, अगर उसमें 10% भी आप कोशिश सही में कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश बढ़िया हो जाएगा। और यही विपक्ष और समाजवादी पार्टी सदन में आपको समझाना चाहती है कि अपने जो आपने बनाया पहना चश्मा उतारिए, और जो जनता की दिक्कतें हैं वो सामने से देखिए और उसका निवारण करिए। चलिए आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र जी आपका भी, प्रशांत जी आपका भी, समीर जी आपका भी, रजा रिजवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी में माफियाओं की अब खैर नहीं, जिस तरीके से लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार यह आरोप लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई है। बस सवाल यही है कि क्या वाकई में एक तरफा कार्रवाई? विचार हम सबको करना है। नमस्कार।